एक बड़े समय के बाद जो लगातार देश में जब विकास की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, आर्थिक आजादी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो उसमें जो इतने लंबे समय से जो जाति सेंसस नहीं हुआ, तो जो रियल में आर्थिक रूप से बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में कंप्लीट गरीब हो चुके हैं, समाज से आइसोलेट हो चुके हैं, उनको सरकारी सुविधा जैसे आरक्षण क्यों मिली थी? आरक्षण का मतलब था कि एक जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको शैक्षणिक रूप से रोजगार में, नौकरी के रूप में जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जाति जनगणना का मतलब राजनीति नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी के रूप में जो कंप्लीट विपन्न हो चुके हैं उसको आगे लाने की और उनको सुविधाओं में जोड़ने की बात। उसमें जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी इनको एक कॉलम जोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं बार बार इस पर कहता हूं कि बगैर बेरोजगारी को आप जोड़े, बेरोजगार जो लोग हैं इस कंट्री में, उसमें जो भारत का निर्माण करते हैं उसमें यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है, तो बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है, ताकि हम उसको रोजगार देने के लिए, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, जिस स्तर पर हो, हम उसको आगे बढ़ा सके। तीसरी चीज, जब भी आप किसी 10% आरक्षण की या किसी चीज की बात करते हैं, तो आरक्षण का तो दायरा आप बढ़ाए नहीं, उतना ही है, और उसी में आप लगातार कभी जो गरीब की बात आती है, ऊंची जात के गरीब की या कहीं कम और ज्यादा करने की, तो आप उसी आरक्षण में करते हैं। जब तक जाति जनसंख्या के आधार पर आप नहीं देखेंगे उसकी हालात को, उनकी माली हालात को, तो आरक्षण को अब आप बहुत व्यापक रूप से उसका डिफिनेशन तय नहीं कर सकते हैं। समाधान यात्रा का मतलब क्या है? समाधान यात्रा नीतीश जी निकले, तो उसका मतलब है कि एक बेसिक जो सरकारी सुविधा, सरकार के सिस्टम से जो लोग प्रभावित है, उसका समाधान निकाले। चाहे भ्रष्टाचार, चाहे इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, चाहे आप ब्लॉक से जो प्रभावित है। समाधान का मतलब है कि हम ऐसी चीजों को सामने लाना चाहते हैं जो आम आदमी की जरूरत हो, उसको कैसे पूरा किया जाए, समाधान निकाला जाए। तो समाधान में हेल्थ भी है, समाधान में एजुकेशन भी है, समाधान में वाटर भी है, समाधान में भ्रष्टाचार भी है, और समाधान में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो है गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, पदाधिकारी राज, और सिस्टम चलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग समाधान के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो लोग सियासत, सत्ता और एन केन प्रकार कुर्सी के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी को सबसे बेसिक नीड्स है आज के डेट में समाधान में कि कहाँ फार्मर्स की स्थिति क्या है, फार्मर्स को गोदाम है कि नहीं, कहाँ पर मार्केटिंग नहीं है, कहाँ पर यूरिया नहीं है, कहाँ पर पोटास नहीं है, कहाँ पर डीएपी नहीं है, कहाँ पर ये क्या कहते हैं, दलित पेंशन नहीं मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति पेंशन की स्थिति ठीक नहीं है, कहाँ कन्या राशि की स्थिति ठीक नहीं है, कहाँ हम छोटी छोटी बेसिक बात करते हैं, जो जिंदगी है मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे स्टेफन है स्टूडेंट का, लगभग वृद्ध जो पेंशन की बात है, वृद्ध पेंशन आदि, क्या कहते हैं, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, जो 5 पेंशन है, जो जिसमें केंद्र का भी है और स्टेट का भी है। तो समाधान का मतलब है कि आप बिहार के अंतिम जिले के अंतिम गांव में जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में एक अमूलचूल परिवर्तन। क्वेश्चन क्यों आउट हो जाता है हमेशा? अब जैसे एलआरसी वाला मामले में हम 30 तारीख को गिरफ्तारी की,
अमीन वाले मामले में। पहले आप मेरिट लिस्ट पर ले आए, मेरिट लिस्ट पर सब कुछ कर लिया, उसके बाद कहा कि आप जांच एजेंसी गलत निकल गई। तो जांच एजेंसी आपकी ना गलत थी, स्टूडेंट की तो नहीं थी। तो अब आप कहते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। आप एक तरफ एसटीटी नियोजित को आप कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट पर होगा, एनजीओ में जितना भी आप बाहर से ला रहे हैं भर्ती के लिए नए नए एजेंसी को, उस एजेंसी के तहत जितनी रोजगार आपको देने की बात हो रही है उस वो क्या रिटर्न में है, मेडिकल का रिटर्न में है। आप उठा करके देखिएगा तो जब आप मेरिट लिस्ट पर नौकरी दे रहे हैं तो फिर अमीन को कुछ चीजों को आप रिटर्न की बात करते हैं, जबकि हम और हमारी पार्टी रिटर्न के पक्षधर है, हम मेरिट पर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मेरिट पर गड़बड़ हो गया तो रिटर्न में गड़बड़ नहीं होगा। ये जो अभी बीएसएससी का जो मामला है, आप इसको ऐसे देखिए, एक स्कूल में जहां सेंटर पड़ता है वहां जैमर लगा हुआ है और वहां कोई मोबाइल भीतर नहीं जाता है, तो क्वेश्चन आउट तो कहीं बाहर से हुआ, वहां से नहीं हुई। तो ये कौन देख रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि समाधान नीतीश कुमार जी को यह निकालना चाहिए कि जब कोई क्वेश्चन लीक होता है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं रिक्शा वाले, ठेला वाले, टेम्पो वाले, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा। जो जीनियस है वो होता है। और ये मैटर है समाधान में कि जब सबसे ज्यादा पढ़ने के बावजूद हम नौकरी नहीं पा सकते हैं, नंबर लाओ और नौकरी पाओ, जिसकी अधिक नंबर उसको अधिक नौकरी मिल जाए, तो भैया ये तो मामला बहुत क्लियर गायब हो जाएगा ना। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि शिक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि जब इतने बड़े घोटाले बड़े स्केल पर 32-33 घोटाले गुजरात में, लगभग 26 घोटाले 27 घोटाले मध्य प्रदेश में, लगभग 9 घोटाले उत्तराखंड में, लगभग 7 घोटाला हिमाचल में, बेंगलोर में लगभग इसी तरह के घोटाले, बिहार में लगभग आधे आजादी के बाद से घोटाले का ये पेपर लीक का मामला चल रहा है, डाउन से लेके ऊपर डाउन तक लगे रहे। तो इसमें शिक्षा मंत्री, आयोग के चेयरमैन और एजुकेशन सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, ये लोग कहीं भी जिम्मेदारी इस पर तय नहीं होती है। मैं समझता हूं नैतिकता के आधार पर नहीं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर की और इन लोगों की कि कौन इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। एक सबसे बड़ी बात। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि इस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और जेल भेजना चाहिए बड़ी मछली को। छोटी मछली को काट के बड़ी मछली को सरकार बचाती है, यह भी एक समाधान का पात्र है। दूसरा चीज समाधान यदि आप ढूंढिएगा तो सीबीएसई का एग्जामिनेशन में 95% मार्क है, 99 मार्क है। तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन पप्पू यादव का बेटा देता है और बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन पप्पू पासवान का, पप्पू राम का, पप्पू भुइया का, पप्पू नुनिया का, पप्पू चंद्रवंशी का, पप्पू कहार का, पप्पू कुमार का, और जो पप्पू झा, पप्पू सिंह, पप्पू यादव जो गरीब का बेटा है, मिडिल क्लास का बेटा है, वो देता है बिहार बोर्ड का। तो बिहार बोर्ड में 75% मार्किंग है और सीबीएसई में 95-99% है। अब आप कहते हैं कि जिसका ज्यादा मार्क्स होगा और मार्क्स के आधार पर आप मेरिट लिस्ट बनाइएगा, तो बिहार बोर्ड के जो मिडिल क्लास के बच्चे वो तो गए बूट लादने, तो गरीब मार्क्स तो उसको मिलेगा नहीं, तो मार्क्स तो मिल जाएगा सीबीएसई बोर्ड को। तो सीबीएसई बोर्ड समाधान नीतीश कुमार जी को बिहार बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड में 95-99% मार्क और यहां 75 क्रॉस नहीं करते, और ये बिहार के लिए नाइंसाफी है, बिहार के बच्चों के लिए नाइंसाफी है। खुले डाक है, खुली किताब है। अब बिहार और देश के गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा जीनियस होकर के नौकरी नहीं पा सकता। पैसा है तो नौकरी लो, बड़े बाप का बेटा हो तो नौकरी लो, नेता के घर से हो तो नौकरी लो, पदाधिकारी के घर के हो तो नौकरी लो। 100% गरीब यदि जीनियस हो गया तो मिल जाएगी नौकरी, यदि 100 में 90 के नीचे गरीब और मिडिल क्लास चला गया तो नौकरी नहीं मिली। गठबंधन के खिलाफ जगतानंद जी रहे। जगता बाबू का लालू यादव जी के अलावे किसी से, लालू यादव के समय में बना हुए इलियास भाई से बना, रामविलास जी से बना, एक आदमी का नाम बताइए जिसमें जगतानंद जी का किसी से रिश्ता अच्छा हो, एक आदमी का। आज इतने बड़े आप धर्मात्मा हो
तो आपके पिता 4 महीना घर में बैठ गए, तो फिर जाके तरुआ चाटने का आयल क्या? हाँ, कुर्सी मोह बात करते हो। एक बार बिना गठबंधन के, बिना पार्टी के लड़के चुनाव देखो ना, औकात का पता चल जाएगा। आग भी दिखाते हो लालू यादव को, अगरियाते भी हो और फिर जाके कुर्सी पर बैठते भी हो। सबसे दोहरा और तेरा चरित्र तो अब बाप बेटे का है। दोनों का कैरेक्टर आप देखिए ना उठा के, शुरू से अभी तक। सिंचाई को इस भारत में, बिहार में कोई सबसे ज्यादा कमजोर, बाढ़ लाने वाला सबसे बड़ा कोई देन है, सिंचाई मंत्री रह करके एक काम नहीं किया। और सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर का यूज यही करते थे लालू यादव के साथ। और इनको औकात नहीं है अपने बेटे को चुप करने की। जो एक बेटा जिससे नहीं संभलता है, उससे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कैसे संभलेगा? और जो बाप का नहीं होगा, वो बीजेपी और जनता का कैसे होगा? ये बाप कहीं या बेटा कहीं, गरिया रहे हो। अलग होना दिक्कत नहीं है, लेकिन गरियाना साथ रह के, गठबंधन में रह के, तो बाप का अधिपत नहीं है। या दोनों मिली भगत काम चल रही है। जेल गए नहीं भाई, बीजेपी से लड़े हो ना। और जिस एमएसपी को सबसे ज्यादा बर्बाद किसान को बीजेपी किया, तुम उसी पार्टी से लड़े। और 9 महीना जो किसान धरना पर बैठा, 900 किसान मरा, एको बार बाप बेटा निकला। इतना ही मंडी को लेकर के इतना बड़ा मैंने धूर्त और दुष्ट, और इतना बड़ा, मतलब क्या कहा जाए, कथनी और करनी में फर्क, मुंह में राम बगल में छुरी। भाई मेरे किसान, जब पूरा देश पागल था तब तुम बाप बेटा घर में थे। और एमएसपी जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया मंडी सिस्टम, बीजेपी, तुम उसके साथ थे। आज तुम जनता को धूल दिखा रहे हो। तो यदि मैं कुछ अभी गलत बोल दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, और फिर लोग बोलेंगे कि हमारे जाति के पर उंगली उठा दिए। तो ये जाति का सवाल नहीं है, ये सवाल सुधाकर सिंह जैसे बदतमीज, बददिमाग, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, जो पैर की धूली नहीं, एक नंबर सुविधा भोगी, दिखाने का हाथी का कुछ, खाने का कुछ। हम पूरी इसकी संपत्ति की जांच चाहते हैं, पूरा। सुधाकर सिंह बाप बेटे के पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये जो धर्मात्मा बनते हैं ना, पहले ये बताए 4 करोड़ का क्या हुआ? किसान के आंदोलन के वक्त कहां थे? अपनी दुकान चलाने के लिए सुधाकर सिंह बड़े आदमी का सहारा लिए हुआ है, अपनी कोई औकात नहीं है। नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते तो सुधाकर को कोई वे लेता। बस यही है, नीतीश कुमार के नाम पर सुधाकर और जगतानंद जी की दुकान चले।